हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके यूपीपीसीएल जेई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कपलिंग फैक्टर। देखिए, कपलिंग फैक्टर पूछा है। Coupling factor between two coils when the self inductance of each coil is 30 millihenry and the mutual inductance between them is 60 millihenry। अब देखिए, दो कॉइल है। सपोज आपके पास दो कॉइल है, ठीक है। दो कॉइल इस तरीके से आपने डिज़ाइन किया और इनके बीच में जो कपलिंग फैक्टर जिसको हम के से लिखते हैं कितना होगा, ठीक है। कितना होगा जब इसका सेल्फ इंडक्टेंस 30 मिली हेनरी और इसका भी 30 मिली हेनरी और इनके बीच में जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को यम से लिखते हैं, वो 60 मिली हेनरी दे रखा है, ठीक है। तो देखिए, कपलिंग फैक्टर, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में एक ना कॉमन क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। अगर वो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूला। तो देखिए, फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, कपलिंग फैक्टर बराबर होता है यम अपान अंडर रूट L1 इंटू L2, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर जो होता है क्या होता है, के अंडर रूट L1 और L2, ठीक है। अब देखिए, ये जो के है ये है आपका कपलिंग फैक्टर, और कपलिंग फैक्टर की वैल्यू जब एक होगी, यानी कपलिंग फैक्टर जब एक है, जैसे हम बोल दें कि आइडियल कंडीशन है, कपलिंग फैक्टर की वैल्यू आइडियल कंडीशन में कितनी होती है, तो एक होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, कपलिंग फैक्टर की वैल्यू अगर आप एक रख दोगे तो यम बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, L1 इंटू L2। अब आप ध्यान से देखेंगे कि यम की वैल्यू जो होगी वो L1 के बराबर और L2 के बराबर होगी। तो याद रखिएगा कि यम की वैल्यू L1 L2 के जब भी बराबर आएगी तो कपलिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। कितनी होगी, 1 होगी। यानी कि जब भी कपलिंग एकदम टाइट मतलब है, या फिर आप कह सकते हो आइडियल कपलिंग की बात की जाएगी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। ओके, चलिए। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर है। फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। आपको पता है L1 30 मिली हेनरी दिया है, तो मिली हेनरी का मतलब 10⁻³ होता है। तो देखिए, सब में ये अपना लिख दिया गया है। अब फॉर्मूले में रखिए, और फॉर्मूले में आप रखेंगे तो जैसे ही आप रखते हैं देखेंगे कि अब देखिए, ये 10⁻³ ये अंडर रूट में है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए कि इस फॉर्मूले में वैल्यू रखा है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखा, तो वैल्यू यम की वैल्यू 60 गुणे 10⁻³ अपान अंडर रूट L1 30 गुणे 10⁻³ गुणे L2 30 गुणे 10⁻³। अब 60 गुणे 10⁻³ है, तो इसको बाहर कर देंगे ना, तो देखिए ये 2 बार है तो ये बाहर हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ये 2 बार है तो ये भी बाहर हो जाएगा, तो ये इतना कैंसिल हो जाएगा। 30 दूनी कितना हो जाएगा, 2। तो जो मतलब कि कपलिंग फैक्टर आ गया वो कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। आपको फॉर्मूला पता होता तो बहुत ही आसानी से आप कर लेते, ठीक है। तो आगे से याद रखिएगा ये फॉर्मूला आप कि यम बराबर क्या होता है, के अंडर रूट L1 L2। देखो, आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि ये फॉर्मूला कैसे याद रहेगा आपको। अब देखिए, याद करने का मतलब कि आपको पता है कि यम बराबर के अंडर रूट L1 L2 कैसे याद रहेगा। तो इसके लिए आपको पता है कि यम बराबर L1 और बराबर L2 तभी होगा जब कपलिंग फैक्टर का मान कितना होगा, 1 होगा। और एक आपको तुरंत एक माइंड में एक बन जाएगा सेटअप कि अगर 1 है वैल्यू, आप उस आइडियल कंडीशन को हमेशा मान के चलिए, तो यम बराबर क्या होगा, अंडर रूट L1 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो यम बराबर L हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप अपने दिमाग से अगर एक बार मतलब पूरा एकदम एक तरीके से अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको हमेशा पता रहेगा कि यम बराबर क्या होगा, के अंडर रूट L1 और L2, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पता रहेगा। चलिए, और कपलिंग फैक्टर जो के है इसकी कोई यूनिट होती है, नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है। कभी आपको एग्जाम में आ जाए तो आप इसके ऊपर मतलब कंफ्यूज जाओ कि कपलिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, वो सारी यूनिट क्या होगी, तो ये यूनिट लेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मिली टेस्ला। देखिए, किस में पूछा है, मिली टेस्ला में पूछा है, मिली टेस्ला। एट द सेंटर ऑफ ए 7 मीटर लॉन्ग कॉइल
व्हेन द कॉइल हैज़ 230 टन एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ 7 मीटर लॉन्ग है और व्हेन द कॉइल हैज़ 230 टन एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 30 एम्पियर। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दे रखा है। आप क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिया क्या है, यल का मान कितना दिया है, 7 मीटर दिया है इसमें। उसके बाद आपको टन यानी टी का मान कितना दिया है, 230 टन। ठीक, उसके बाद करंट दे रखा है आपको कितना, करंट आपको दे रखा है 3 एम्पियर। ये देखो तीनों वैल्यू आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र मिली टेस्ला। अब टेस्ला किसका मात्रक होता है, तो टेस्ला मात्रक होता है आपका बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक जो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला होता है। तो मिली टेस्ला बोला है तो हम निकालते हैं, देखते हैं कोई फॉर्मूला हमें मिलेगा तो हम उस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको 3 चीज़ें दे रखा है, जो कि मैंने बताया आपसे कितनी चीज़ें दे रखा है। अब आपसे निकालना है आपको बी। अब बी का फॉर्मूला डायरेक्ट इन तीनों से कोई मैच नहीं करता। ठीक है, आपको दिमाग में इतना चीज़ देखो, इसलिए मैंने कहा था मैग्नेटिक सर्किट बहुत ही फॉर्मूले होते हैं और फॉर्मूले आपको तभी याद होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करने से आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे जल्दी, लेकिन याद करने से फॉर्मूले जल्दी याद होंगे नहीं, आपको प्रैक्टिस से जल्दी याद होंगे। और प्रैक्टिस से आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देख सकते हो और फॉर्मूले भी आपको हमेशा के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो बी आपसे पूछा है, अब बी आपको निकालना है। तो बी आप निकालोगे कैसे, तो बी के लिए आप देखोगे कि म्यू आर इंटू एच, ये वाला एक फार्मूला आपने देखा होगा। ठीक है, आपने एक फार्मूला ये देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में, ये आपका होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि होता है बी बराबर म्यू इंटू एच। तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। कहीं कहीं पूछा जाता है आपसे कि परमिबिलिटी बराबर क्या होता है, तो परमिबिलिटी बराबर बी बाई एच होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रहे, ऐसा नहीं कि आप इसको जानते ही ना हो। तो परमिबिलिटी बराबर बी बाई एच होता है, एक चीज़ें। और उसके बाद आपसे देखिए बी पूछा है, तो सबसे पहले हमें पता है कि एच बराबर क्या होता है। तो एच बराबर होता है एन आई अपान एल। ठीक है, और हमें पता है कि बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। ठीक, तो जैसे ये वाला फॉर्मूला आपको पता चला तो म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। अब देखिए म्यू नॉट जो है ये आपका एयर के लिए कितना होता है, 1 होता है। रिलेटिव परमिबिलिटी की जो वैल्यू होती है हमेशा कितनी होती है, 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होती है। यही तो मैंने बताया है। ठीक है, यही तो आप जानते भी हैं। ठीक है, हमेशा कितनी होती है, देखो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 हम रखते हैं। अगर कोई मीडियम नहीं दिया हुआ है, तब कोई मीडियम नहीं दिया तो म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। आपको इतनी चीज़ें पता है। ठीक है, अब देखो मुझे करना कुछ नहीं है, मैंने इतनी चीज़ें आपको बता दी। अब आप देखोगे कि सबसे पहले एच है, एच आपने निकाला, एच बराबर एन आई अपान एल। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एच बराबर 230 गुणे 3 अपान एल। तो बी बराबर म्यू इंटू एच, तो म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। तो बी बराबर क्या होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 230। देखिए जो एच का मान आपने निकाला है, ये देखिए ये जो म्यू नॉट है इसकी तो वैल्यू हमने 1 रख दिया, म्यू आर की वैल्यू जो है ये रखा गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 गुणे 230 गुणे 3 अपान 7। ये पाई नहीं है, पाई की वैल्यू 3.14 रखी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे तो सब कुछ हम लोग डिवाइड और ये सब करने के बाद हमें कितना मिलेगा, 1238। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि ये 4 का गुणा इसमें करेंगे, उसके बाद किस में गुणा करेंगे, 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1238 मिलेगा गुणे 10⁻⁻7 टेस्ला होगा आपका, जो कि 10⁻⁻7 आपको ये दिया है। तो आपको बस मल्टीप्लाई करना। देखो जो भी मैग्नेटिक सर्किट के क्वेश्चन है वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से मतलब आएगा और आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि 10⁻³ है तो इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किस में, देखिए 10⁻³ है तो इसको हम तोड़ देंगे 10⁻⁻4 गुणे 10⁻³ में। क्यों हमने तोड़ा, क्योंकि हमको अभी जो वैल्यू मिल रही थी वो सिर्फ टेस्ला में मिल रही थी, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला है कि हमें मिली टेस्ला में चाहिए। तो मिली टेस्ला के लिए हमने क्या किया कि 10⁻³ को अलग ही कर लिया, जिसका मतलब क्या है, मिली में बदल जाएगा आपका। तो 10⁻⁴, अभी 10⁻⁴ जो होगा ये 1238
गुणे 10 घाते -4 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000। अब डिवाइड करेंगे तो आपको सीधा सीधा कितना मिलेगा 0.123 मिलेगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा कुछ इस तरीके से कि 0.124 मान लो 3 मिली टेस्ला, कितना होगा मिली टेस्ला। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आया है। देखो क्वेश्चन जो था वो टफ नहीं था, बस फॉर्मूला आपको पता हो कि B बराबर जो क्या होता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद जो एच है स्ट्रेंथ, एच बराबर एन इंटू आई अपान एल। ठीक है, कभी कभी आपसे एच का यूनिट पूछ लेता है, तो यूनिट क्या होगा एम्पियर टन पर मीटर, एम्पियर टन पर मीटर, तो ये भी याद रखिएगा यूनिट अगर आपसे पूछ लेता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, इन अ हीटिंग द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाई इंडक्शन हीटिंग हीट इज प्रोड्यूस्ड ओविंग टू, यानी प्रेरण उष्मा द्वारा लौह चुंबकीय पदार्थों को गर्म करते समय उष्मा का उत्पादन किसके कारण होता है। ऑप्शन क्या है, फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट थ्रू द चार्ज, हिस्टेरिसिस लॉस अकरिंग बिलो क्यूरी टेम्परेचर, हिस्टेरिसिस लॉस एज वेल एज ईडी करंट लॉस अकरिंग इन चार्ज। ठीक है, या एनी ऑफ द फैक्टर गिवन इन द ऑप्शन। तो करेक्ट क्या होगा आपका, देखिए क्या बोला है कि प्रेरण उष्मा द्वारा लौह पदार्थों को गर्म करते समय उष्मा का उत्पादन किसके कारण होता है। अब देखिए अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप क्या कर रहे हो कि इंडक्शन हीटिंग से गर्म कर रहे हो, तो जो हीटिंग डेवलप होगी वो किसके कारण होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वहाँ पे जो हम हीटिंग डेवलप करते हैं वो लॉसेस के कारण होता है। किसके कारण होता है, लॉसेस के कारण। और हीट के कारण जो हमारा लॉस अप्लीकेबल होता है, जो लॉस हमारा मान्य होता है, वह हमारा होता है ईडी करंट लॉस, ईडी प्लस हिस्टेरिसिस लॉस, दोनों हमारा मतलब कि मान्य होता है ईडी करंट और हिस्टेरिसिस दोनों के लिए। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पदार्थ में सहती लहरास्ता भंवर धारा होने के कारण, यानी हिस्टेरिसिस लॉस एज वेल एज ईडी करंट लॉस अकरिंग इन द चार्ज। तो चार्ज में क्या होगा, हिस्टेरिसिस लॉस एंड ईडी करंट लॉस बोथ आर सेम। ठीक है, जब दोनों रहेंगे तब जाके आपका होगा। देखिए देखिए कि प्रेरण उष्मा द्वारा लौह चुंबकीय पदार्थों को गर्म करते समय उष्मा का उत्पादन पदार्थ में सहती लहरास के साथ साथ भंवर धारा हानि होने के कारण होता है। यह उष्मन विधि चालकी, चुंबकीय अथवा अनुचुंबकीय तीनों पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रेरण हीटिंग में आवृत्ति को उच्च रखा जाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन है कि इंडक्शन हीटिंग में जो आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है, वो आपकी हाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा गया है, यूटिलाइजेशन से पूछा गया है, लेकिन आपको याद होना चाहिए ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक रिलक्टेंस। मैग्नेटिक रिलक्टेंस के लिए कौन सा करेक्ट है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है, अब आप देख के बताओ कौन सा करेक्ट होगा। अब देखिए एल बाई एच, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता एल बाई एच। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है, देखो रिलक्टेंस का मतलब क्या है, रिलक्टेंस को हम यस से लिखते हैं, यस जो होता है वो होता है यम यम एफ अपान फाई, यम यम एफ अपान फाई। तो यहाँ पे जो यम यम एफ है वहाँ पे हमने इसको क्या लिखा है एफ इंटू यम, यानी कि फोर्स यानी मैग्नेट मोटिव फोर्स, यम जो डिनोट कर दिया गया वो क्या हो गया मैग्नेट मोटिव फोर्स अपान फ्लक्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको दिखाया गया है तो आप देख सकते हो कि एफ एम का मान या नाई होता है और इसका चुंबकीय वाहक बल कहते हैं। तो फाई बराबर एन इंटू आई अपान एस, एस बराबर यम यम एफ अपान फाई या फिर एफ एम अपान फाई, ये दोनों बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये। ठीक है, उसके बाद एस जो है रिलक्टेंस है, फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है, प्रति स्तंभ यानी कि जो रिलक्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है प्रति हेनरी होती है। ठीक है, और प्रति स्तंभ यानी कि रिलक्टेंस चुंबकीय मैग्नेटिक परिपथ के प्रतिरोध के समानार्थी होता है। तो ये सब नॉर्मल सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज, यानी किसी भी बंद सतह के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह होता है। 1, इनफाइनाइट, 0, ऋणात्मक, क्या होगा सही बताओ। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गॉस प्रमेय से आपने देखा है कि किसी क्लोज परिपथ में, ठीक है,
किसी क्लोज्ड सरफेस में जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो या फिर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है गॉस फॉर्म में, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, उसी का समानार्थी है, यानी कि एनालॉगी है, आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए क्या है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्ट इन अ कॉइल if the current change from +2 ampere to -2 ampere in 0.5 seconds and the coefficient of mutual inductance is 0.5। अब देखिए क्या क्या दिया है आपको। एक कुंडली में प्रेरित ईएमएफ का परिमाण वोल्ट में निर्धारित करें यदि धारा +2 एम्पियर से -2 एम्पियर में 0.5 सेकंड में परिवर्तित होती है और अन्योन प्रेरण का गुणांक कितना है, आपका 0.5 है। ठीक है, तो ध्यान से आपको समझना है बस। अब देखिए करंट आपकी कितने से चेंज हो रही है, मतलब कि +2 से -2 एम्पियर में कितने में, 0.5 सेकेंड में चेंज हो रही है। तो आपसे पूछा क्या है, ईएमएफ। अब ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता कितना है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ईएमएफ को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यम इंटू डी आई अपान डी टी। और यम जो है ये क्या है, कपलिंग है आपकी। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि अन्योन प्रेरण, आपका जो अन्योन प्रेरण गुणांक है वो कितना दिया हुआ है, आपका 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, 0.5। अब आप ध्यान से समझ सकते हो कि जो ई है ये क्या होता है, आपका यम इंटू डी आई अपान डी टी, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ई आपसे पूछा है, यम का मान आपको दे रखा है, करंट कितनी चेंज हो रही है, -2 से लेके +2, तो ये कितना चेंज हुई, -2 फिर +2 में बदली, तो टोटल चेंज कितना हुआ, 4 एम्पियर का हो गया। अगर आप समझोगे ध्यान से कि देखो -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2, तो टोटल चेंज आपका जो होगा ये 4 होगा, यानी 4 एम्पियर का करंट का चेंज हो गया। ठीक है, ये 0 नहीं, कितनी करंट का चेंज हुआ, 4 एम्पियर का, क्योंकि -2 फिर +2 चेंज करेंगे तो -2 प्लस फिर ये भी माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। ठीक है, तो समझने की आप कोशिश करो। डी आई डी टी का मतलब क्या होता है, डी आई मतलब क्या होता है, I2 माइनस I1 होता है। अब I2 आपको +2 एम्पियर दिया है, माइनस फिर I1 जो है वो आपका -2 एम्पियर दिया, तो ये प्लस हो जाएगा, तो टोटल चेंज कितना हुआ, 4 एम्पियर का हो गया। आप समझ सकते हो ना। और इन करंट का जो चेंजेस हुआ dt, वो कितने सेकंड में हुआ, ये 0.5 सेकंड में हुआ, 0.5 सेकंड में चेंज हुआ। ठीक है, तो E आप निकालोगे तो E बराबर जो होगा यम डी आई अपान डी टी। ठीक, तो यम का मान कितना है, 0.5 गुड़े ये 4 अपान डी टी भी कितना है, 0.5 है, तो कैंसिल होगा, कितना होगा, 4। तो ईएमएफ जो आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। देखो अगर ध्यान से आप समझ लो तो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने देखो पूरा फॉर्मूला वही यूज किया और कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब इन्होंने कैसे देखो किया है कि यम का मान 0.5 दिया है, डी आई डी टी, तो इसने किया तो 2 माइनस ये जो चेंज किए तो 4 हो गया, बट 0.5 तो ये किए तो 8 एम्पियर पर सेकेंड। तो हमें पता है कि प्रेरित वोल्टता कितना है, ई बराबर यम डी आई अपन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे तो आप देखोगे कि प्रेरित वोल्टेज कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, एक फॉर्मूला होता है जब सेल्फ इंडक्टेंस दिया रहता है तो ई बराबर होता है एल डी आई अपान डी टी। तो फ्रेंड एक चीज़ मैं बताऊँ ना कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएल जेई में है कि ईएमएफ की जो यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होगा, जो कि इस बेस पे पूछा गया था आपका, इस बेस पे। तो आप देखेंगे कि इसकी यूनिट जो होती है हेनरी, इसकी जो होती है एम्पियर पर सेकेंड, हेनरी एम्पियर पर सेकेंड होती है। इस ईएमएफ की यूनिट कहीं कहीं पे आपसे देखो पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है, ऑप्शन उस तरीके से डिज़ाइन कर देंगे। यल की यूनिट अगर आपको निकालना हो यहाँ से तो ई इंटू डी टी, आप देखिए ई इंटू डी टी अपान डी आई, तो आप यहाँ से यल की यूनिट निकालोगे तो वोल्ट सेकेंड अपान करंट, यानी एम्पियर, वोल्ट सेकेंड अपान एम्पियर। अब सोचो वोल्ट सेकेंड अपान एम्पियर, ये किसकी यूनिट आई, ये हेनरी जिसकी यूनिट होती है हेनरी, ठीक है, उसकी यूनिट आ गई। तो कभी भी आपसे ना क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है, यूनिट में पूछा, और ये पूछा गया, ऐसा नहीं कि मतलब कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ, सही तो है ही, लेकिन पूछा भी गया है। इसलिए हमेशा अपना इस चीज़ को क्लियर करके चला करो, यूनिट वगैरह हर एक पॉइंट को यूज करके आप बनाना सीख जाओ। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कभी भी आपसे पूछे तो आपका एक नंबर मिस ना हो जाए। ओके,
मैं यही चाहता हूँ कि आपका एक नंबर मिस ना होए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्ट इन ए कॉइल एरिया ऑफ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर विथ 200 टर्न्स इफ द कॉइल इज रिमूव फ्रॉम ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टी एक्टिंग एट राइट एंगल टू द कॉइल इन 1 सेकेंड। देखिए एक कुंडली जिसके 200 वर्त वाली कुंडली का क्षेत्र 100 वर्ग सेंटीमीटर है में प्रेरित ईएमएफ का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, वोल्ट में क्या होगा जब यह कुंडली 10 टेस्ला के समकोण चुंबकीय क्षेत्र से 1 सेकंड में निकाली जाती है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले देखिए दिया क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए कुछ इस तरीके से दिया नहीं है। अब आपसे सिर्फ पूछा क्या है, देखिए ये दिया हुआ है टन्स, ये दिया है बी, और ये क्या दिया है सेकेंड। यानी देखिए क्या क्या चीज़ें दिया है। टी आपको दे रखा है, उसके बाद आपको बी दे रखा है, उसके बाद आपको टर्न दे रखा है, 3 चीज़ें दे रखा है सेकेंड में। उसके बाद जो 100 स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर का है वो आपका कॉइल का एरिया दे रखा है, यानी ए मान सकते हो आप। ठीक है, ये चीज़ें दी हुई हैं। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ईएमएफ ज्ञात करना है। अब ईएमएफ का फॉर्मूला इन तीनों से मैच क्या करता है, आपको दिमाग लगाना है, और इन तीनों में मैच क्या करता है ये आपको सोचना है। अब ये आप तभी सोच पाओगे जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए रहोगे, फॉर्मूला आपने देखा होगा, तो फिर आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर ऐसे क्वेश्चन को भूल जाओ, आप कर ही नहीं पाओगे एग्ज़ाम में, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं पता है। तो देखिए कैसे किया गया है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले ई आपसे पूछा है, तो ई बराबर जो होता है वो क्या होता है, एन डी फाई बाई डी टी, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से कि आपको एन पता है, आप कह रहे हो हाँ सर मुझे एन पता है। उसके बाद आपको डी टी यानी सेकेंड पता है, 1 सेकेंड दे रखा है। लेकिन आपको फाई पता है, और सर फाई तो पता ही नहीं मेरे को। अब फाई नहीं पता है तो फाई से आप क्या क्या निकाल सकते हो, फाई बराबर जो होगा बी इंटू ए। तो आप अगर फाई की वैल्यू से, ध्यान से समझना कि अगर आप फाई की वैल्यू पता करने जाओगे तो बी आपको पता है और ए भी पता है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपको फाई अगर पता चल गया तो आप, बी तो आपको दिया ही है और ए भी आपको दिया है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपका फिर ई भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस, देखो ज़रूरी नहीं कि दिमाग आपका काम कर जाए, आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो फॉर्मूले इतने हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको प्रैक्टिस करना है, आपको मैग्नेटिक सर्किट की प्रैक्टिस करना है। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मिले, जितना अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मिले, आप उसको सॉल्व करो, उसमें अपना दिमाग लगाओ, बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो देखिए फिर फाई से इन्होंने क्या निकाला है, बी गुड़े ए। ठीक है, बी गुड़े ए निकाला, तो बी का मान जो है वो 10 दिया था, गुड़े ये 100 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर को इन्होंने मीटर में बदल दिया। तो मीटर में जैसे ही बदलेंगे, ठीक है, तो 100 बटे 10,000 हो गया, तो निकालने तो कितना आ गया, 0.1 वेबर आ गया। बस 0.1 वेबर आ गया। तो ई बराबर आप देखोगे कि आपने जो एन का मान है वो तो 200 ही है, गुड़े फाई का मान 0.1 आया और 1, तो आप जैसे ही निकालोगे तो 200, ठीक है, 0.1 अपान 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 100 नहीं होगा, 10 होगा, 10, तो 200 गुड़े 10, तो कितना हो जाएगा, 2000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, सॉरी 20 वोल्ट। अच्छा नहीं, 200 गुड़े 0.1 मतलब 1/10 होगा, सॉरी। ठीक है, 0.1 का मतलब कितना, 1/10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। सॉरी माई मिस्टेक, बट डोंट वरी, आप मिस्टेक नहीं करना। यहाँ पे जो भी मिस्टेक हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, बट एग्ज़ाम में ऐसी मिस्टेक मत करना। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन भी कोई वैसा नहीं था जिसमें आप गलती करते, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट पूछ रहा है आपसे, क्या होगा। अब ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, आपको बताना है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एच की यूनिट एन इंटू आई अपान एल, ये होता है। एन मालूम नंबर ऑफ टन से एक ही है, तो एन का कोई मतलब नहीं है, तो एम्पियर बटे मीटर, क्या होगा, एम्पियर बटे मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य की एसआई इकाई जो होती है एम्पियर अपान मीटर होती है, क्योंकि एच बराबर एन आई अपान एल होता है। तो एम्पियर टन पर मीटर, जिसको हम एम्पियर अपान मीटर कह सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर टन्स आपके कितने होते हैं, एक ही होते हैं, इसलिए
इस चीज़ को मतलब इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। देखो आपको कंफ्यूज किस तरीके से किया जा रहा है, एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को कंफ्यूज किया जाएगा और आप यकीन मानिए आप गलती करके आओगे। तो आपको गलती नहीं करनी बंधु, हर एक चीज़ को समझिए, ध्यान से देखिए कि ये इसकी पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है। केसेस आपको याद रहेंगे कि हाँ इसकी पॉसिबिलिटी ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। तो आपको जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ पता रहेंगी आपको मज़ा आएगा उस चीज़ को करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि इफ़ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल इज लेस देन ज़ीरो देन द मटेरियल इज। अब क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल, कोई मटेरियल है जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम चुंबकीय संवेदनशीलता बोलते हैं, शून्य से भी कम है, तो वह पदार्थ क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, क्या होगा? अब देखो यही तीनों मतलब कि मटेरियल आपको पढ़ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन फ्रेम होता है, हमेशा याद रखना। मैंने बताया भी है कि मटेरियल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा मैग्नेटिक वाले से। तो आपको ध्यान से समझ में आएगा कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो लेस देन क्या है? ज़ीरो है। अगर लेस देन ज़ीरो है तो जो मटेरियल होगा वो क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? डायामैग्नेटिक मटेरियल होगा। कौन सा मटेरियल होगा? डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए हम कैसे जानेंगे, देखिए यदि किसी पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता शून्य से कम हो तो वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय होता है, यानी डायामैग्नेटिक होता है। चुंबकीय संवेदनशीलता जो Xm होता है वो म्यू आर -1 होता है। म्यू आर का मान 1 से कम डायामैग्नेटिक पदार्थ के लिए ही होता है। अब जो म्यू आर है उसका मान 1 से कम सिर्फ किसके लिए हो रहा है? डायामैग्नेटिक के लिए ही होता है। बाकी के केस में म्यू आर का मान 1 से ज़्यादा होता है, यानी कि पैरामैग्नेटिक के लिए भी 1 से ज़्यादा होता है। यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 1 से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अगर 1 से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा का मतलब कि 1000 टाइम्स, 100 टाइम्स बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक होगा। याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इन वोल्ट induced between the axis of rotation and the rim of the disc when the disc of radius is 10 cm rotate with an angular velocity of 60 revolution per second and placed in a magnetic field of 3 Tesla acting parallel to the rotation of the disc। देखिए क्या है, घूर्णन के अक्ष और डिस्क के टेस्ला रिम के बीच, घूर्णन के अक्ष और डिस्क के टेस्ला रिम के बीच प्रेरित ईएमएफ के परिमाण को वोल्ट में निर्धारित करें जब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली डिस्क 60 परिक्रमण प्रति सेकंड की कोणीय वेग के साथ घूमती है और 3 टेस्ला के समांतर चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है। ठीक है, रखी जाती है। तो देखिए क्या होगा, अब आपसे देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है और आपसे ईएमएफ ही तो पूछ रहा है। ईएमएफ क्या होता है अब आपको देखिए ध्यान से निकालना है। अब आपको जो कोणीय वेग दिया है वो 60 चक्कर पर सेकंड दिया हुआ है, त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा, और बी जो आपको 3 टेस्ला दे रखा था। अब डिस्क से बंद चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो बी बराबर φ/a होगा, φ/a, और फाई बराबर क्या होगा? बी इंटू ए। बी का मान आपको कितना दिया है? 3 टेस्ला, और ये एरिया कितना होता है एक गोले का? ठीक है, क्योंकि एक डिस्क है ना, तो डिस्क का एरिया कितना होता है? πr² होता है, तो πr² रखा गया है, यहाँ पे वैल्यू रखी गई है, तो यहाँ पे जो आपका निकल के आया फाई वो 0.0942 वेबर आया। अब देखिए जो ईएमएफ होता है इसकी जो एक फार्मूला होता है फाई गुणे कोणीय वेग, क्या होता है? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो बस अब ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए कोणीय वेग का क्या है? 60 चक्कर पर सेकंड। चक्कर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया कि आप समझ सकते हो कि पर सेकंड आपको मिल गया, तो आपका एक तरह से क्या है, ये आपने देखा होगा कि जो E बराबर होता है d∅/dt होता है, d∅/dt। तो d∅ आपको पता चल गया, क्योंकि d∅/dt तो है ही, ये बटे सेकंड है ना, तो फिर समझ सकते हो आप। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई की वैल्यू इतनी आई है और इसकी 60 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.65 वोल्ट आएगा, 5.65 वोल्ट। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है
थोड़ा सा ए लेवल में आता है, ठीक है। जे लेवल में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ज़्यादातर, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। तो पूछा भी जाएगा तो इतना थोड़ा सा टफ नहीं पूछा जाता है, ये जे लेवल में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए ए लेवल का भी, क्योंकि पूछ सकता है, कोई गारंटी थोड़ी ना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर इन ए 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एयर कोर सोलेनॉइड इफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 5 मिली टेस्ला एंड द सोलेनॉइड हैज़ 300 टन्स। यानी क्या कह रहा है, एक 50 सेंटीमीटर लंबे वाई कोर सोलेनॉइड में विद्युत धारा का मूल्य क्या होगा यदि सोलेनॉइड के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का मूल्य 5 मिली टेस्ला और सोलेनॉइड में 300 मोड़ है। अब इसमें क्या क्या दिया है ध्यान से देखिए, लंबाई दे रखा है, देखिए लंबाई दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.5 मीटर हो गया। नंबर ऑफ टन्स कितना दिया है, 300 टन। बी की वैल्यू 5 मिली टेस्ला दे रखा है, तो मिली टेस्ला को टेस्ला में कन्वर्ट किया तो 5 × 10⁻³ टेस्ला हो गया। तो देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा μ0 μr/N/I/L। अब देखिए अब हमने पढ़ा होगा तो बी बराबर क्या होता है, μ0 H, ठीक। ये तो हमने पढ़ा ही है ना, मैंने बताया भी था अभी इसके पहले क्वेश्चन में, क्या होता है μ0 H, और ये μ0 नहीं होता, म्यू होता, तो म्यू को हम लिख सकते हैं μ0 μr/H, और H बराबर क्या होता है N/I/L। तो यहाँ से आपको देखिए आई का मान पूछा है ना, क्या क्या चीज़ें दे रखा है आपको पता है। μ0 की वैल्यू 1 रखी जाती है जब कोई मीडियम नहीं दिया रहता, और ये μr की वैल्यू हमेशा कितना होती है, 4π × 10⁻⁷ इतनी होती है। n आपको दे रखा है, l आपको दे रखा है, आपसे b दे रखा है, आपसे पूछा क्या, सिर्फ i पूछा है। तो एग्ज़ाम में आपको इतनी चीज़ें जब पता रहती हैं, कितनी पता है मेरे को, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया, i बराबर, तो i बराबर क्या हो जाएगा, b × l अपान क्या होगा, μ0 μr × n। तो देखिए b का मान कितना है, 5 × 10⁻³ × l 0.5 मीटर, अपान μ0 की वैल्यू n मतलब 1 है, μr की वैल्यू कितना है, 4π × 10⁻⁷। देखो 4π ने रखा है, डायरेक्ट 3.14 रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको तो समझना है बस कि कैसे हो रहा है। इंटू n की वैल्यू कितना है, 300, ठीक है। तो सबकी वैल्यू आपको पता चल गई। अब देखिए आप आई का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.63 एम्पियर आ जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड ऐसा क्वेश्चन आया है, कई जगह आया है, एसएससी जेई देख सकते हो, यूपीपीसीएल जेई देख सकते हो, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जानी है, फॉर्मूला बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अपोज चेंज इन करंट। अब देखिए क्या है कि एक विद्युत चालक का कौन सा गुण विद्युत धारा में बदलाव का विरोध करता है। अब विद्युत धारा में मतलब जो चेंज हो रहा है, जो चेंज है उस चेंज का अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, कौन करता है। तो आप देखेंगे कि क्या होता है, वो इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस करंट के चेंज होने का अपोज करता है, जबकि कैपेसिटेंस वोल्टेज के अपोज मतलब कि चेंज होने का अपोज करता है। रेजिस्टेंस धारा को बढ़ने से विरोध, मतलब धारा के फ्लो होने का विरोध करता है, यानी समझ रहे हो ना कि वोल्टेज को घटाने के लिए हम लोग प्रतिरोध का यूज करते हैं। उसके बाद कंडक्टेंस धारा के फ्लो होने का सपोर्ट करता है। क्लियर है। तो देखिए एक विद्युत चालक का प्रेरकत्व गुण विद्युत धारा में बदलाव या परिवर्तन का विरोध करता है। तो ई बराबर -L/dI/dt होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो L बराबर -e/dt/di। तो जो करंट में चेंज हो रहा है वो कौन अपोज करता है, L करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल इज। अब देखिए रिलेटिव परमिबिलिटी μr, रिलेटिव डायामैग्नेटिक मटेरियल की पूछा है, क्या होती है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 10, लेस देन 1, ग्रेटर देन 100, कितना होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो रिलेटिव परमिबिलिटी μr होती है वो क्या होती है, देखिए ध्यान से। अभी देखिए यहाँ पे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, देखिए ध्यान से।
कि रिलेटिव परमेबिलिटी किसी चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को कहते हैं। यानी रिलेटिव परमेबिलिटी किसको कहते हैं? अपेक्षिक यानी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू और निर्वात की म्यू नॉट के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं। अब देखिए, यह एक बीमाहीन राशि है तथा निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है। पदार्थों का चुंबकीय वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको हमेशा बताया, थोड़ी सी मेरे से ही मिस्टेक हो रही है, मुझे लग रहा है कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। जबकि म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है फिक्स होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं है। मैं बस अब देखो, मैं बहुत दिनों से बुक मैं यहाँ पे लेके भी नहीं आया हूँ, मैंने बुक देखा भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये चीज़ जो म्यू नॉट है, शायद म्यू नॉट की वैल्यू ये होगी। जो भी होगा देखो, कमेंट सेक्शन में एक बार यार ना क्लियर कर देना इसको, आप लोग कमेंट डाल देना कि सर ये इसका होता है, ये इसका होता है। तो यहाँ से जो भी बच्चे देखेंगे उनको क्लियर रहेगा कि ये चीज़ होती है। ओके, इसके लिए मतलब ये मत कहना कि सर जी मतलब आपने मुझे गलत बता दिया। देखो गलत नहीं यार, देखो हो सकता है भूल गया हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत दिनों से सब कुछ देखा नहीं है। जो पहले से देखो, जब रेगुलर लगे रहते हैं तो हर चीज़ याद रहती है। अब रेगुलर नहीं लगे हैं तो याद कहाँ से रहेगी? ठीक है, तो देखिए, यह एक बीमाहीन राशि तथा निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है। पदार्थ का चुंबकीय वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, नहीं म्यू आर इज लेस देन 1, तो प्रतिचुंबकी म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, अनुचुंबकी म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, तो फिर लौह चुंबकी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से कम तो कौन सा? डायामैग्नेटिक। यानी प्रतिचुंबकी 1 से ज़्यादा तो फिर अनुचुंबकी यानी पैरामैग्नेटिक। कौन सा? पैरामैग्नेटिक। और म्यू आर 1 से बहुत ज़्यादा तो फिर लौह चुंबकी यानी फेरोमैग्नेटिक। अब देखिए, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होता है। 1 से कम होता है, तो बहुत ही बढ़िया है, आपको ये क्लियर होगा। अब क्लियर हो गया होगा, हर एक चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ से आप देखो, बीमाहीन राशि कौन सी है? बीमाहीन राशि आपकी अपेक्षिक चुंबकशीलता यानी म्यू आर। रिलेटिव परमेबिलिटी की बीमा कोई नहीं होती और म्यू नॉट की होती है हेनरी पर मीटर। मैंने इससे पहले कुछ बताया था, तो शायद वो क्लियर रहा होगा, तुमने देखा होगा। तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर परमियंस। परमियंस के लिए करेक्ट फार्मूला क्या है? अब परमियंस का मतलब क्या? परमियंस मतलब रिलेक्टेंस का रेसिप्रोकल, यानी यस प्रोपोर्शनल 1 परमियंस। ठीक है, यस बराबर 1/p यानी परमियंस। यानी रिलेक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Fm/φ। तो ये रिलेक्टेंस है, तो परमियंस क्या हो जाएगा? φ/Fm। φ/Fm। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। यानी परागम्य यानी परमियंस का सही सूत्र φ/Fm होता है, जहाँ Fm का मात्रक एम्पियर वर्थ और फाई का मात्रक वेबर होता है। और परागम्य की इकाई हेनरी, यानी परमियंस की इकाई क्या होती है? हेनरी। और परमियंस रिलक्टेंस का व्युत्क्रम होता है। आइडियल केस के लिए परमियंस का मान अनंत होता है और उसके बाद परमियंस विद्युत परिपथ की चालकता के समरूप होता है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर है, वैसे भी मैंने कितनी बार आपको ये सब चीज़ें बता दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ को लेकर आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।